Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So in today's lecture, we'll be talking about the tenses. So basically whenever we talk about the tense, so the very first tense that actually came into our mind is the present indefinite tense. प्रेजेंट का मतलब है कि मौजूदा, यानी कि हम उस टाइम की बात करें जो इस वक्त चल रहा है. इंडेफिनिट टेंस यानी कि बहुत सिंपल बात हो रही है कि मौजूदा वक्त में होने वाली जो सिंपल सा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. हम कोई भी टेंस स्टार्ट कर लें तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहले तो उसकी पहचान होती है, दूसरा उसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, और तीसरा हमें ये देखनी चाहिए कि उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रही है. तो सबसे पहला जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसके हवाले से जो तीन चीज़ें यानी कि पहचान, इसका हेल्पिंग वर्ब और इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम लोग देख लेते हैं. ऑल राइट, सो ये देखिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा. तो सबसे पहले होती है जी उर्दू के अंदर इसकी पहचान क्या है, दूसरी चीज़ है जी फॉर्म ऑफ वर्ब, और तीसरी चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब. अब आपके पास अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको चेक करने के लिए कि वो कौन सा सेंटेंस है या कौन सा टेंस है, आप उसके उर्दू के आखिरी जो दो वर्ड्स हैं उनके ऊपर देखते हैं, उन पर गौर करते हैं कि आया वहाँ क्या लिखा हुआ है. तो अगर किसी सेंटेंस, किसी जुमले के आखिर में उर्दू में ता है, ती है और ते हैं ये आ जाए, जिसमें है और हैं जो है ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और ता, ती, ते, इससे पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो ये जो पहचान है उर्दू की, इससे फ़ौरन आप गेस कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. फिर से बता रही हूँ, जुमले के आखिर में जब भी आप देखें लिखा हो ता है, ती है, ते हैं, आप फ़ौरन से पहले आपको गैस कर लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. एक मरतबा जब आपने गैस कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म हो यानी कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो आप उसके लास्ट पे एस या ई एस का इजाफा करेंगे. फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जुमले के आखिर में जब आप देखें कि लिखा हो ता है, ती है, ते हैं, तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है लगा देंगे तो जो नेक्स्ट चीज़ आएगी जो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होगा वो होता है हेल्पिंग वर्ब. तो उसके अंदर डू और डज, ये दोनों अल्फाज जो हैं जो वहाँ पर जो मुनासिब लगेगा वहाँ पर इसे यूज़ किया जाएगा. फिर से बता रही हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा डू और डज. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में आप देखेंगे ता है, ती है, ते हैं. जब आपको ये तीन चीज़ें या इन तीनों में से कोई एक चीज़ जुमले के आखिर में मिल जाए, आप आइडेंटिफाई कर लें उससे, तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है. एक उसका फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी और दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा. तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ज़्यादा हैं तो एस और एस का इजाफा हो जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डू और डज. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा. जो इंडेफिनिट का ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होगा. तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ आ जाए. ऑल राइट, अब ये देखें हमारे पास एक मिसाल है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है. अब जब आपके सामने ये जुमला आया तो आपने सबसे पहले इसकी पहचान ढूंढनी है कि ये कौन सा टेंस है. पहचान ढूंढने के लिए आपने हमेशा उसके एंड वाले जो दो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है. तो जब हमने एंड पे देखा तो हमने महसूस किया, हमें पता चला कि यहाँ पे ता है इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जब हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो हमें दो बातें फ़ौरन से पहले याद आ गई. एक उसका हेल्पिंग वर्ब कि इसमें हमेशा जो है डू और डज इस्तेमाल होगा, लेकिन उस सूरत में कि अगर ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता तो ना तो ये नेगेटिव है ना ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस वक्त यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा. दूसरी चीज़ जो हमारे माइंड में आई वो ये थी कि इसके अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा. तो हमें याद आया कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होता है. तो बिफोर ये ट्रांसलेटिंग दिस, हम वर्ड टू वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं. यहाँ पे वो ता है यानी एक मेल की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो वो जो है उसके लिए हमेशा ही इस्तेमाल होता है. ठीक है जी. अच्छी यानी कि
अच्छी को हम लोग कहते हैं जी गुड। किताबें, यहाँ पर एक किताब की बात नहीं हो रही, ज़्यादा किताबों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बुक की जगह पर बुक्स इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब पढ़ता है, यहाँ पर लड़का जो है ज़्यादा किताबें पढ़ रहा है, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ एस का इजाफा होगा, यानी कि रीड और साथ में एस। ठीक है जी। अब हम इन सब को आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है सेंटेंस के ही रीड्स गुड बुक्स। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। ऑल राइट, सो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वर्जन जब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डू और डज जो है वो यूज़ किसके साथ होगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अब हम किसके साथ डू और किसके साथ डज इस्तेमाल करेंगे, इसकी पहचान भी हमें होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो डू है वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है वहाँ पर डू लगेगा, जैसे कि दे है, वी है। इसके अलावा यू के साथ भी हम लोग डू इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे बात होती है सिंगुलर लोगों की, यानी कि एक बंदे की बात होती है, तो वहाँ जैसे कि ही, शी और इट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग डज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जो आई है वो एक सिंगुलर हालांकि वर्ड है, यानी कि एक सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब डू ही इस्तेमाल होगा, उसके साथ डज इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर से बता दूं, दे, वी, आई, इसके अलावा यू जो है इनके साथ डू, जबकि ही, शी, इट के साथ डज इस्तेमाल होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल राइट, सो ये हमने एग्जांपल ली है इसकी कि वो मेरी बात नहीं सुनता है। सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखनी है कि आया ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं। तो उसके लिए हम इसके लास्ट 2 वर्ड्स पे देखेंगे। तो यहाँ पर ता है इस्तेमाल हो रहा है, जिसने हमें ये बात प्रूव कर दी कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हमें ये पता चला तो और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास डू और डज में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल होगी। यहाँ पे वो है, यानी कि एक बंदा है और मेल है, तो इसलिए पहले तो यहाँ पर ही आएगा। अब एक शख्स है तो आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन, फॉर वन पर्सन हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो डज होता है। तो इसके साथ हमें पता चल गया कि यहाँ पे डज इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब मेरी है तो यहाँ पर मी आ जाएगा। बात को क्या कहते हैं, इसको फिलहाल हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुनता है, तो यहाँ पर आएगा जी लिसन, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, नॉट। फिलहाल हम बात वाला जो सेक्शन है इसको साइड पर रखते हैं। इन सब को जब हम लोग मर्ज करते हैं, मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट लिसन टू मी। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे। ऑल राइट, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव टेंस हो गया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। ऑल राइट, सो ये अब हमारे पास इंटेरोगेटिव की एक एग्जांपल है कि परिंदे कब चहचहाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पहचान देखी कि ते हैं जो है उसने हमें साबित कर दिया कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी। अब परिंदे जो हैं, ये एक परिंदे की बात नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा परिंदों की बात हो रही है, इसलिए पहले तो यहाँ पर आएगा बर्ड्स, और ज़्यादा हो तो उसके लिए हमेशा डू इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। चहचहाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं जी चिर्प्स। ठीक है जी। सो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास कि व्हेन डू बर्ड्स चिर्प। ये देखिए जी, इस तरीके के साथ आप लिखेंगे, चिर्प के साथ एस नहीं आएगा। व्हेन डू बर्ड्स चिर्प, ये इसका इंटेरोगेटिव वर्जन हो गया। अब हम दूसरे टेंस पे चलते हैं।
ऑलराइट, सो अब हमारे पास आ गए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसका मतलब हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त चल रही है, यानी कि इस वक्त उस पर काम हो रहा है। कंटिन्यूस का मतलब है कि जो कोई ऐसी चीज़ जो कि इस वक्त जारी हो, और प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं कि इस वक्त, यानी कि इस वक्त कोई ऐसी चीज़ जो जारी है, कोई ऐसा अमल जो चल रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। हर टेंस की तरह इस टेंस के लिए भी हम 3 चीज़ों के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। उर्दू का कोई भी जुमला जिसके आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं का इस्तेमाल होता है, उसको समझ जाएं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है वहाँ पर। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि जब भी किसी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो उसका मतलब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। जब हमें उसकी पहचान पता चल जाए तो फ़ौरन से पहले 2 चीज़ें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये हमें याद होना चाहिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर और सिंपल में भी जो इस्तेमाल होगा वो होगा इज, एम, आर। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा वो होगा इज, एम, आर। और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या बेशक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, हमेशा इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम रहती है। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हो या बेशक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर रहे हो, फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों की सेम रहती है। हेल्पिंग वर्ब और उर्दू की पहचान हमेशा चेंज हो जाती है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही इस्तेमाल होती है। अब इन 3 चीज़ों के बाद हम आप इनके जो टेंस है उसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि वो मुझे मिलने आ रहा है। अब जब हमने ये जुमला पढ़ा तो हमने सबसे पहले उसकी पहचान ढूंढनी है उर्दू के अंदर। तो उर्दू में इसकी पहचान जो हमने ढूंढी वो था रहा है। जब रहा है आया तो हमें इससे फ़ौरन पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब यहाँ एक लड़के की बात हो रही है तो ही इस्तेमाल होगा वो के लिए, ठीक है जी। मुझे के लिए इस्तेमाल होगा मी। मिलने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीट। आ रहा है, अब यहाँ पर है के लिए उर्दू का के लिए जो वर्ड है वो इज इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये एक लड़का है, एक लड़के के लिए हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आ रहा है यानी कि इज, आने को कहते हैं कम, और कम के साथ जब हम लोग ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा जी कमिंग। अब हम इसको पूरे के पूरे को जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा ही इज कमिंग टू मीट मी। ये देखें जी, जब हमने इन सबको जोड़ दिया तो ये हो गया जी ही इज कमिंग टू मीट मी। अब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वो दोनों देख लेते हैं। इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखते हैं। उसी सेंटेंस को जब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा तो ये कुछ इस तरह से बना कि वो मुझे मिलने नहीं आ रहा है। वो की इंग्लिश थी ही, आ रहा है तो इसको हम लोग ने जैसे कि किया था इज कमिंग। अब नहीं आ गया तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और जो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके दरमियान में नॉट इस्तेमाल होता है। फिर से बता रही हूँ, नेगेटिव में जो नॉट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में आएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ही इज़ नॉट कमिंग। अब आगे मुझे मिलने, टू मीट मी, ही इज़ नॉट कमिंग टू मीट मी, बाकी का सेंटेंस वैसा ही रहेगा। अब हमारे पास इसी का इंटेरोगेटिव वर्जन है, वो कहता है कि क्या वो मुझे मिलने आ रहा है। तो क्या यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, इज ही कमिंग टू मीट मी, क्या वो मुझे मिलने आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस। ऑलराइट, सो हमारे पास जो अब नेक्स्ट टेंस आ रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके अंदर भी हम लोग 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमने गौर करना है कि इसकी उर्दू की पहचान क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है। जिस जुमले के लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं का इस्तेमाल होगा, हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हमें ये पता चल गया कि इसमें उर्दू की पहचान में चुका है, चुकी है और चुके हैं जो है वो लास्ट पे इस्तेमाल हो गया है, तो 2 चीज़ें हमारे माइंड में फ़ौरन क्लिक करनी चाहिए। एक कि इसका फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी। फिर से बता रही हूँ,
कि जब आपके जुमले के आखिर पे ये 3 चीज़ें में से कोई एक चीज़ आपको नज़र आए तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं तो इसके अंदर हैज़ और हैव इस्तेमाल होगा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करना है और हैव किसके साथ इस्तेमाल करना है। जब आप किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ही के बारे में, शी या इट के बारे में बात करेंगे, तो इसके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। और जब आप ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे, प्लूरल के बारे में बात करेंगे, तो आप हैव इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दे, वी। इसके अलावा यू और आई, इसके साथ भी आप हैव ही इस्तेमाल करेंगे। हैज़ आप सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये इसकी एग्जाम्पल मैंने ली है कि वो नज़म पढ़ा चुके हैं। अब जुमले के आखिर में हमने देखा कि चुका है, चुकी है और चुके हैं जो है ये इस्तेमाल होगा। तो इन तीनों में से एक चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है वो है चुके हैं, जिससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड। लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे दे। जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। नज़म को इंग्लिश में कहते हैं जी पोएम। पढ़ाना, अब पढ़ाने को कहते हैं जी टीच। अब टीच की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है टॉट। ये देखिए जी, टॉट है। अब चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ मैंने आपको बताया कि हैव आएगा, तो इसी को हम जोड़ लेंगे कि दे हैव टॉट द पोएम। ये देखें जी, दे हैव टॉट द पोएम। ये इस तरीके के साथ सेंटेंस जुड़ जाएगा। इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन देख लेते हैं। सो देयर वी गो विद द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वर्जन ऑफ द सेम सेंटेंस। वो नज़म नहीं पढ़ा चुके हैं, दे हैव नॉट टॉट द पोएम। जैसा कि पहले बताया आपको मैंने कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मर वर्ब के दरमियान में लगेगा। अगला है, क्या वो नज़म पढ़ा चुके हैं, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा दे हैव दे टॉट द पोएम, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर भी 3 चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा। एक इसकी उर्दू की पहचान, दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले हमने इस टेंस के नाम पे फोकस करना है, जो कि है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का तो हमें पता है कि इसका मतलब है कि ये अभी होने वाली चीज़ की बात कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर 2 ऐसे नाम मौजूद हैं जो टेंस हम पीछे करके आए हैं, यानी कि ये जो टेंस है इसमें कुछ एलिमेंट परफेक्ट में से लिया जाएगा और कुछ एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूस से लिया जाएगा, और दोनों को मिलाकर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो बन जाएगा। अब पहचान जो होती है वो हमेशा हम लोग कंटिन्यूस से उठाएंगे, और जहाँ से पहचान उठाएंगे हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो भी हम कंटिन्यूस में से ही लेंगे। फिर से बता रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो पहचान होती है वो कंटिन्यूस से ली जाती है, और पहचान क्योंकि कंटिन्यूस से ली हमने, इस वजह से जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी कंटिन्यूस से ली जाएगी। जबकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट से उठाया जाता है। जैसे कि परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव पढ़ा था, इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होगा, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस के साथ मिक्स हो रहा है इसलिए इसके साथ बीन भी लगा दिया जाएगा। तो आइए हम इसकी उर्दू की पहचान देखते हैं। इसकी उर्दू की पहचान बिल्कुल वही है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की थी, रहा है, रही है, रहे हैं। अब जब ये आया तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट से हमने उठाया था, तो ये हैज़ बीन हो गया और हैव बीन आएगा। ज़्यादा लोगों के लिए हैव बीन और कम लोगों के लिए हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके अंदर क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान है तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी कंटिन्यूस की होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पहचान क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी सेम है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी सेम है, यानी कि एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो हम इसके दोनों के दरमियान इस बात का फ़र्क कैसे लगा पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका बहुत ही आसान सा एक हल है, और वो ये है कि जब भी आपके पास सेंटेंस आए तो आपने देखना है कि उसके अंदर टाइम का जिक्र हो रहा है या नहीं। अगर तो उसके अंदर टाइम की बात हो रही है, मिसाल के तौर पे कई दिनों से या कुछ दिनों से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 हफ्ते से, पिछले साल से,
या 1995 से, या इस तरह से कहीं पर भी टाइम का एलिमेंट, या कल से, परसों से, जुमेरात से, पीर से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, जहाँ पर टाइम का जिक्र आ जाएगा इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर पहचान सेम हो जुमले में लेकिन टाइम का जिक्र नहीं हो रहा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये आप देख सकते हैं कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब रहा है इसकी पहचान से तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? तो ज़रा सेंटेंस में पीछे आए तो देखेंगे यहाँ पे वक्त का जिक्र हो रहा है, टाइम का, 2 घंटे से। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब बच्चा जो है, एक बच्चा है, इसलिए चाइल्ड आ जाएगा 2 घंटे से, यानी कि 2 आवर्स। अब रोने की इंग्लिश होती है वीप। अब जब हमने इसके अंदर पढ़ा कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो वीप के साथ आईएनजी लगा तो ये हो गया वीपिंग। रहा है, अब एक बच्चा था तो एक बच्चे के लिए हम लोग हैज़ इस्तेमाल करेंगे और बीन भी आ जाएगा। तो द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कि 2 घंटे है। जब हमारे पास टाइम का पता हो कि ये 2 घंटे हैं। अब हमें ये तो पता है कि 2 घंटे से रो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पिछले कौन से 2 घंटे से रो रहा है। आया वो 4 बजे से रो रहा है या 5 बजे से, हमें फिक्स टाइम का नहीं पता। इस वजह से हमने इसके साथ फॉर इस्तेमाल किया। जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो कि हाँ जी बच्चा जो है वो 4 बजे से रो रहा है या बच्चा 2 बजे से रो रहा है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कितने बजे से रो रहा है, सिर्फ इतना पता है कि 2 घंटे से रो रहा है, इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड हैज़ बीन weeping for 2 hours। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। अब अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बना दें कि बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है, तो ये इस तरह हो जाएगा द चाइल्ड हैज़ बीन के दरमियान हम लोग नोट लगाएंगे यहाँ पर, द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगर हमने इस्तेमाल किया कि क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसको मैं आपको रिटन फॉर्म में बता देती हूँ थोड़ा सा। सो here you can see this is the negative and interrogative version of the same sentence। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। जब हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है ये हैज़ और बीन इन दोनों के दरमियान में नॉट लगेगा, बाकी का सेंटेंस अपनी अरेंजमेंट में सेम रहेगा। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे इसे क्वेश्चन मार्क के तौर पे, तो ये जो है हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो बच्चा है, जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो हैज़ और बीन के दरमियान में इस्तेमाल होगा। सो ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आप लोगों के टेंसेस जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं।